चलिए जी, अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान सा है। पहले तीन चार स्टेप लिखूंगा, फिर उसके बाद उसको अप्लाई करूंगा। आज का टॉपिक है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ अ कर्व या सेकंड ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व। ठीक है, तो पहले जरा लिख लेते हैं जी, ग्रेडियंट ऑफ अ ग्रेडियंट। बेटा ये नोट्स आप बनाने हैं आपने। ग्रेडियंट ऑफ अ ग्रेडियंट। क्या मतलब ग्रेडियंट ऑफ अ ग्रेडियंट? जी अभी एक्सप्लेन करता हूँ ग्रेडियंट ऑफ अ ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है। सपोज करें कि y आपके पास एक कर्व है 3x⁻5। तो ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है बेटा? dy/dx, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट या ग्रेडियंट ऑफ कर्व जो हमने डिस्कस किया हुआ dy/dx। जी, तो बताइए बेटा ये क्या बनेगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा? पहले आपने पावर को इससे मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ। 5 3 15 हो जाएंगे, और फिर इस पावर में से कम कर देना है 5 - 1। तो dy/dx आपके पास बन जाएगा, अगर मेरे से कोई मिस्टेक नहीं हुई, तो 15x⁻4। यही बनेगा ना बेटा? आप सबको ये बात तो सबको समझ आ गई है। तो अब अगर इसका एक बार मैं मजीद ग्रेडियंट ले लूं, एक बार मजीद डेरिवेटिव ले लूं, उससे हम ग्रेडियंट ऑफ ग्रेडियंट कहेंगे या सेकंड डेरिवेटिव कहेंगे, उसको हम ऐसे शो करेंगे। ये आपके पास डी है। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। सपोज करें अब मैंने कलर चेंज करके ये लिख दिए ग्रीन कलर के साथ। D2 इसका मतलब होता है सेकंड ग्रेडियंट किसका? कर्व का। और dx है रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, अब वही काम करना है आपने। इस 4 को आपने इस 15 से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 को क्या करना है? 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले आपके पास 15 × 4 आएगा, और फिर x की पावर में से एक आपने कम कर देना है। तो ये बन जाएगा आपके पास d2y/dx² इज इक्वल टू दिस 60, और x³ रह जाएगा। ये आपके पास कहलाता है सेकंड डेरिवेटिव। ये क्या कहलाता है जनाब आपके पास? सेकंड डेरिवेटिव। इसकी नोटेशन को याद रखना है आपने, और किसी चीज को नहीं याद रखना है। ये जो आपके पास है ना d2y/dx², इसका मतलब है पहले एक दफा आपने डेरिवेटिव लिया, पहले आपके पास ये कर्व थी, यहां से फिर आपने dy/dx ढूंढा, और फिर आपने ये ढूंढा। दो दफा आपने ये काम किया है। ये बात सबको समझ आ गई है? साथ साथ मुझे चैट बॉक्स में बताया भी करना, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे साथ साथ हैं कि नहीं हैं। इब्राहिम, बाकी लोगों की ये बात क्लियर है जी, कि अगर एक ही कर्व सर। का दो बार ग्रेडियंट ले लेंगे तो आपके पास ग्रेडियंट ऑफ ग्रेडियंट होगा, या उसका दूसरा नाम होगा सेकंड ग्रेडियंट। कौन कौन मेरे साथ है जी? बालाज है, अ, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो जी, बालाज सत्ती साहब है, इब्राहिम कुरैशी है, बहरम दाग है, फहद खान है। चार बच्चे हैं जी। तो बेटा जरा साथ साथ मेरे आपने जवाब भी देना है ना, मुझे पता भी चले कि समझ आ रही है कि नहीं आ रही। खाली मैंने तो नहीं पढ़ना, आप लोगों ने भी पढ़ना है। तो आपने साथ साथ मुझे मैसेज के अंदर रिप्लाई करना है। एक और एग्जांपल जरा देखते हैं जी, ताकि वो भी आपको मजीद समझ आ रहे। अब थोड़ी सी जरा बड़ी एग्जांपल कर लेते हैं। y इज इक्वल टू है 3x⁻4 +5x² -10x + 3। अब इसका मैंने फाइंड करना है ग्रेडियंट। तो इसका ग्रेडियंट अगर मुझे फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा जी? कुछ नहीं काम करना, सबसे पहले dy/dx ढूंढना पड़ेगा। ग्रीन कलर से ढूंढता हूँ dy/dx। dy/dx का मतलब हो जाएगा, पावर को कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे। 4 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 4 3 = 12 बन जाएगा, और इस पावर में से एक कम कर देना, 3 रह जाएगा। प्लस 2 को आपने मल्टीप्लाई कर देना 5 के साथ, पावर को कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 = 10 आ जाएगा, और एक्स की पावर में से एक कम कर देंगे। फिर माइनस का साइन आ जाएगा,
तो फिर आपके पास ये इसकी पावर 1 है, तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 आ जाएगा, और x की पावर 0 हो जाएगा। और लास्ट पे आपके पास एक कांस्टेंट टर्म आ रही है, कांस्टेंट टर्म का आंसर हमेशा 0 होता है। तो ये तो आपके पास बन जाएगा dy/dx जो हो जाएगा, अगर मेरे से कोई मिस्टेक नहीं हुई, तो बनेगा 12x³ बनेगा, +10x बनेगा। किसी भी चीज़ की पावर अगर आपके पास आ जाए तो हम लोग वो लिखा नहीं करते, 1 नहीं लिखा करते। और अगर किसी चीज़ की पावर 0 हो तो वो पूरे का पूरा वेरिएबल हट जाता है। जी, ये बात समझ आ गई है? चैट बॉक्स में जरा लिख के बताएं किस किस को समझ आई है। जिसको नहीं समझ आई वो भी बता दें आप, ठीक है? जी। सिर्फ फहद का आंसर आ रहा है, इब्राहिम का आंसर आया है। अब बालाज सत्ती तुम्हें नहीं समझ आ रही तो मुझे बताओ, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं। जो चीजें नहीं समझ आएंगी मैं दोबारा बार बार एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। अब जरा आपने देखना है कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, ग्रीन ऑफ ग्रीन या सेकंड डेरिवेटिव की एप्लीकेशंस क्या है। जी। अब आपके पास टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव या सेकंड ग्रेडियंट। तो जरा चेक करते हैं कि क्या एप्लीकेशन है इसकी। कलर हमने चेंज कर लिया, जरा ब्लू कलर से लिखते हैं। इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड टू फाइंड द नेचर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट। कि आपके पास जो स्टेशनरी पॉइंट है उसकी नेचर को आपने यूज करना, स्टेशनरी पॉइंट, कि वो मिनिमम है कि वो मैक्सिमम है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है, अब जरा ये टेस्ट आपने याद रखना है। 3 स्टेप हैं छोटे छोटे। स्टेप नंबर 1 है फाइंड स्टेशनरी पॉइंट, वो कल हमने मेथड किया था। फाइंड स्टेशनरी पॉइंट, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, फाइंड सेकंड डेरिवेटिव या सेकंड ग्रेडियंट। फाइंड सेकंड डेरिवेटिव या सेकंड ग्रेडियंट। इसका मतलब है दैट इज आपने फाइंड करना है d2y/dx²। थर्ड स्टेप, पुट x कोऑर्डिनेट ऑफ स्टेशनरी पॉइंट इन d2y/dx²। अब 3 रिजल्ट आपने याद रखने दी। पहला जरा रेड कलर से लिखने लगूं। फर्स्ट रिजल्ट ए, अगर डबल डेरिवेटिव का आंसर आपके पास आ जाए पॉजिटिव, ठीक है, तो आपने कहना है जो स्टेशनरी पॉइंट है वो आपके पास बनेगा मिनिमम। स्टेशनरी पॉइंट जो हो जाएगा वो बनेगा मिनिमम, इस मिनिमम पॉइंट हो जाएगा। दूसरा बी आपके पास है, अगर d2y/dx² का आंसर आ जाए नेगेटिव, जो स्टेशनरी पॉइंट बनेगा वो बनेगा जी मैक्सिमम। और सी आपके पास आएगा कि अगर d2y/dx² का आंसर आ जाए 0, तो आपने लिखना है नो इंफॉर्मेशन। तो मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है। अब इसका मतलब जरा समझना है कि क्या मतलब इसका होगा, वो जरा डिस्कस आपने करना है। एक एक बात को समझिएगा। एक मैं क्वेश्चन लिखूंगा, पूरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इन स्टेप्स को जरा गौर से देखना है। क्वेश्चन है जी,
फाइंड स्टेशनरी पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट एंड डिटरमन डिटरमन इट्स नेचर। नेचर का मतलब है कि वो मिनिमम है, मैक्सिमम है, या क्या है। डिटरमन इट्स नेचर। चलो जी, आसान से जरा शुरू करते हैं हम लोग, फिर उसके बाद मुश्किल करते जाएंगे। y इज इक्वल टू है एक्स स्केयर माइनस 4x प्लस 5। ये आपके पास एक पैराबोला की कर्व गिवन है। इसको जरा आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले स्टेशनरी पॉइंट है, कल वाला काम करेंगे। तो स्टेशनरी पॉइंट के लिए डी वाई बाई डी एक्स ढूंढेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या, 2x माइनस 4। हमेशा याद रखिएगा सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपने डी वाई बाई डी एक्स ढूंढना है। सेकंड स्टेप क्या है कि जो डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आएगा उसको आपने इक्वल टू जीरो कर देना है। कि मैंने जीरो कर दिया, और यहां से आपने एक्स का आंसर निकालना है। सर जीरो क्यों? क्योंकि ग्रेडियंट जीरो होता है। जी हाँ, स्टेशनरी पॉइंट के ऊपर कल हमने डिस्कस किया था कि टेंजेंट एक्स एक्स के पैरेलल होता है, और जो लाइन एक्स एक्स के पैरेलल होगी उसका ग्रेडियंट जीरो होगा, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा। तो ये आपके पास टू रह जाएगा। यहाँ तक सबको समझ आ गई। ये हमारे कल का यहाँ तक काम था। अब ये एक्स की वैल्यू आपने पुट कर देनी है ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर। ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर आपने पुट करनी है ताकि वाई की वैल्यू आ जाए। वाई इज इक्वल टू आपके पास है एक्स स्केयर माइनस 4x और प्लस 5। एक्स की वैल्यू टू पुट कर दें, देखें क्या बनेगा। ये बनेगा 2 स्केयर माइनस 4 टाइम्स 2 प्लस 5। तो ये आ जाएगा 4 - 8 प्लस 5। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1। तो बेटा स्टेशनरी पॉइंट कल हमने किया था, ये जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी ये स्टेशनरी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे। जी फहद बेटा, ये समझ आ गया सारी बात। अभी स्टेशनरी पॉइंट से ढूंढा है हमने। यस सर। अब जरा स्टेशनरी पॉइंट की हमने ये वैल्यू पुट करनी है डबल डेरिवेटिव के अंदर, सेकंड डेरिवेटिव के अंदर। तो जरा देखेंगे क्या बनेगा। तो पहले जरा यहां से मैं इसका हाफ करता हूँ और सेकंड ग्रेडियंट फाइंड करता हूँ। जी, ये तो हमारे पास है ही है फर्स्ट ग्रेडियंट, डी वाई बाई डी एक्स तो है ही है। क्या है जी, 2x - 4। अब इसका डबल डेरिवेटिव लेना है, सेकंड डेरिवेटिव लेना है, तो ये बनेगा d2y/dx स्क्वायर। तो ये 2x है, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा सिंपल 2। ये 2x नजर आ रहा है, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा सिंपल 2। यहाँ पर मैंने इसका आंसर लिख दिया। जब डबल डेरिवेटिव लूंगा तो ये सिंपल 2 आ जाएगा। -4 का जीरो आ जाएगा तो आंसर 2 आ जाएगा। अगर बेटा आपके पास सर, आप जी बेटा। ये जो x हमने टू ढूंढा है इसको हमें 2x - 4 में नहीं डालना चाहिए x कोऑर्डिनेट को? नहीं बेटा, वो तब डालते हैं कि अगर आपने ग्रेडियंट ढूंढना हो। लेकिन अगर आपने पॉइंट ऑन द कर्व ढूंढना है तो कर्व की इक्वेशन में जाना है, क्योंकि जो स्टेशनरी पॉइंट होता है वो कर्व के ऊपर होता है, टेंजेंट के ऊपर नहीं होता। यस। तो जरा देखिएगा जी। अब बताएं कि डबल डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आया नेगेटिव आया। इसमें तो एक ही आंसर आया, बाजू का एक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ती है बात। अब ये +2 पॉजिटिव है, तो अगर ये पॉजिटिव आ जाएगा तो आपने कहना है, यहाँ पे लिखना है d2y/dx के, ये पॉजिटिव का साइन है। यहाँ पे इस सिंप्लाइज की जो स्टेशनरी पॉइंट 2 1 है, इस अगर वो पॉजिटिव होगा तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, मिनिमम इज अ मिनिमम पॉइंट। ये बात सबको समझ आ गई भाई। अभी मैंने छोटा क्वेश्चन आसान सा किया है, अब थोड़ा सा जरा बड़ा क्वेश्चन, मुश्किल क्वेश्चन करते
सर चैट बॉक्स में लिख के बताओ, क्या आपको समझ आई है कि नहीं। जी, बालाज छत्तीस आपको समझ आ गई है, बरहमदाग को भी आ गई है, इब्राहिम को भी आ गई है, फहद को नहीं आई अभी तक। फहद को भी आ गया। वेरी गुड बेटा, मेरे साथ साथ रहोगे तो फिर आपके लिए मैं इतना टाइम निकालता हूँ सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए। वरना अगर यही सपोज अगर मैं कहीं और इस तरह से परफॉर्म करूँ ना, तो आपको लग पता जाए कि मैं क्या उसमें से चार्ज कर रहा हूँ। आप मेरे अपने स्टूडेंट हो, आपके लिए मैंने बस ये करना है कि आप किसी तरह से अच्छे ग्रेड्स में पास हो जाओ। ठीक है बेटा, तो आप इसको जरा थोड़ा केयर करें, और जो जो काम मैं करवा रहा हूँ वो लाजमी करते रहें। एक क्वेश्चन मैं और करूंगा, थोड़ा सा बड़ा करूंगा, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। सर अगर हम ये ना ढूंढें, ये डी एक्स बाई डी वाई का वो जो है स्टेशनरी पॉइंट, और हम डायरेक्ट कह दें डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो अभी नहीं कह सकते ना, अभी दूसरी एग्जांपल करूंगा तो फिर आपको समझ आएगी। ठीक है। y इज इक्वल टू दी, y इज इक्वल टू दी 1/3 x³ माइनस x² -3x+1। ठीक है, अब मैंने जरा जानबूझ के थोड़ा सा बड़ा काम किया है ताकि आपको ये बात समझ आ जाए। चलें जी। सबसे पहले आपने स्टेशनरी पॉइंट ढूंढना है, ढूंढने के बाद फिर आपने उसकी नेचर को चेक करना है, और फिर फहद आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि हम अगर वो डायरेक्ट कह दें क्यों नहीं कह सकते। dy/dx आपके पास आ जाएगा, बहुत आसान है। पहले 1/3 को आपने मल्टीप्लाई कर देना 3 के साथ, और x की पावर में से एक कम कर देना, कोई स्टेप मिस नहीं करना। फिर पावर 2 को मल्टीप्लाई कर देना 1 के साथ, क्योंकि कुछ नहीं होता तो यहाँ पे 1 होता है, और फिर x की पावर में से एक कम कर देना। -3 को मल्टीप्लाई कर देना है 1 के साथ, और x की पावर में से एक कम कर देना है। लास्ट वाला 1 कांस्टेंट है, उसका आंसर 0 आएगा। एक एक बात जरा समझनी है सबने। सबसे पहले क्या किया है, आपने इस पावर को नीचे लेके आए हैं, और इस पावर को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है, और इस पावर को आपने यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये सारा मैंने पावर्स को कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया है, और फिर पावर में से एक कम कर दिया है। अब क्या करना है जी, अब आपके पास की बन जाएगा dy/dx है, दैट इज इक्वल टू दी, ये 3 और 1/3 कैंसिल होकर सिंपल x² रह जाएगा, ये -2 टाइम्स x⁻1 रह जाएगा, और -3 टाइम्स x⁻0 रह जाएगा। आपको पता है कि अब किसी भी चीज की पावर 1 हो तो वो लिखा नहीं करते, और किसी चीज की पावर 0 हो तो वो वैसे ही उसको गायब कर देते हैं। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा कि किसका आंसर है, dy/dx का। अब क्या करना है बेटा आपने, जहां पे dy/dx आया है स्टेशनरी पॉइंट ढूंढने के लिए, उसकी जगह आपने 0 पुट कर दिया। अब ये तो बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन जाए तो फिर आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करोगे, या मिड टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व करोगे, या इसका कंप्लीटिंग। मतलब इसके दो स्टेशनरी पॉइंट होंगे। जी हाँ, इसका मतलब है इसके दो स्टेशनरी पॉइंट हो गए। मैं मिड टर्म ब्रेकिंग करता हूँ, x² -3x प्लस x-3। x मैंने कॉमन ले लिया फर्स्ट टू टर्म में से, तो x-3 रह जाएगा, +1 कॉमन ले तो x-3। अगर किसी को ये मिड टर्म ब्रेकिंग ना आए तो कोई बात नहीं घबराने की, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें और उसके आंसर निकाल लें। x-3 एक बार लिखना है, और x+1 एक बार लिखना है। अगर दो फैक्टर आपके पास इक्वल टू 0 हो, तो लेवल में हमने पढ़ा था, तो या तो पहले को इक्वल टू 0 कर देना है आपने,
और या फिर दूसरे को इक्वल टू जीरो कर देना है। तो यहां से मैं पहला का इक्वल टू जीरो कर देता हूँ, यानी x-3 इक्वल टू जीरो कर दिया, और फिर x+1 इक्वल टू जीरो कर दिया। x का आंसर तो मेरे पास 3 आ जाएगा, और x का आंसर मेरे पास -1। ये तो बेटा आपके पास x कोऑर्डिनेट्स हैं। अब आपने इनके y कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं। तो जरा ढूंढे जी, y कोऑर्डिनेट्स कैसे ढूंढेंगे? पहले x की वैल्यू जरा अब आपने पुट कर देनी है 3 ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ कर्व के अंदर। कहाँ पुट कर देनी है? ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ कर्व के अंदर, जो कि ये है y इज इक्वल टू है 1/3 x³ है, -x² है, -3x है, +1। कैलकुलेटर आपको अलाउ होता है तो उसका बेतहाशा यूज कीजिएगा। तो 3 का क्यूब आ जाएगा, -3 का स्क्वेयर आ जाएगा, -3 × 3 आ जाएगा, +1। तो जरा जो चीज कटती है काट दें, जो बचती है बचा लें। तो यहाँ पर ये तो कट जाएगा आपके पास, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिएगा तो ये सिंपल रह जाएगा 9 -9 -9 +1। तो बेटा पहला आपके पास स्टेशनरी पॉइंट कौन सा बनेगा? 3 और सर ये -7। -8 है ना? कौन सा? अच्छा जी, -8 बनेगा, सॉरी जनाब। तो यहाँ से -8 आ जाएगा। तो पहला स्टेशनरी पॉइंट आपने ढूंढ लिया है कि वो क्या है। तो ये आपने ढूंढ के रख लिया। अब जब दूसरा स्टेशनरी पॉइंट ढूंढना है तो आपने एक्स की जगह -1 पुट कर देना है। तो कहाँ पे जनाब? यहाँ पर x इज इक्वल टू दी -1 पुट कर देना है। शॉर्टकट करूंगा तो y का आंसर भी -1/3 आ जाएगा। ये माइनस इंटू -1 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, और +1 हो जाएगा। जो चीज करती है बेटा काट दो। ये +1 तो -1 चला जाएगा। आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, मेरी तरह से डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश ना कीजिएगा। 3 3 9 -1 तो 8/3 आ जाएगा। ठीक है बात। तो यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट आपके पास बनेगा, तो इसका मतलब है दो स्टेशनरी पॉइंट बन गए। x-1 है और आपके पास 8/3 आ जाएगा। अब आपने इनको चेक करना है, इनमें से कौन सा मिनिमम है कौन सा मैक्सिमम है। तो अब आपको सेकंड डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सेकंड ग्रेडियंट लेने के लिए क्या करेंगे जी? आप यहाँ से वापस आपने जाना है सेकंड ग्रेडियंट के लिए। कहाँ पे आपके पास फर्स्ट ग्रेडियंट है? ये जनाब आपके पास फर्स्ट ग्रेडियंट है, इसको आगे लेके जाना है आपने यहाँ से। तो आपने लिखना होगा जी एज, क्या लिखना है जी? एज आपने ऑरेंज कलर से, या सपोज करें ब्लैक कलर से, आपने लिखना है जी एज। क्या लिखना है आपने? कि dy/dx से जो पहला ग्रेडियंट आपने निकाला हुआ है वो आपके पास है x² है, -2x है, -3 है। तो यहाँ से अगर दोबारा से ग्रेडियंट निकालेंगे, d2y/dx² बन जाएगा, 2x बन जाएगा, -2 बन जाएगा। रूल वही है, पावर को पहले कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, और फिर पावर में से एक आपने लेस कर देना है। पावर से आपने क्या करना है? कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, और फिर पावर में से लेस कर देना है। ये पावर है, इसको यहाँ से आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 आ जाएगा, और इस 1 को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये -2 आ जाएगा। और 3 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव जीरो सर आ जाएगा। जी बेटा। जिस तरह dy/dx ग्रेडियंट होता है, हम्म। इस तरह d²y/dx² क्या स्टेशनरी पॉइंट होता है या एक कोऑर्डिनेट होता है? नहीं, ये आपके पास ग्रेडियंट ऑफ ग्रेडियंट, यानी जो आपके पास टेंजेंट की कर्व बनती है ना, अभी तो आपके सिलेबस में नहीं है। जो टेंजेंट की कर्व बनेगी ना, उसका ग्रेडियंट होगा। यानी हर टेंजेंट की एक कर्व बनती है, बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ये उसका ग्रेडियंट होगा। अच्छा। पहला पॉइंट आपने कौन सा चेक करना है जी? 3 - 8, ये आपने चेक करना है बेटा। पहला पॉइंट कौन सा है? ये वाला। ये पॉइंट आपने चेक करना है, इस पॉइंट को यहाँ पे। और जिस पॉइंट को आपने चेक करना होगा, बड़े आराम से आपने उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर दीजिएगा। d2y/dx² इज इक्वल टू दी 2x - 2 सेकंड डेरिवेटिव है। जहां पे x नजर आएगा वहां पे आपने 3 पुट कर देना है। तो देखें क्या आंसर आएगा।
3 to the 6, 6 - 2 4, ये +4 आएगा। बताएं जी, अब आंसर आपके पास पॉजिटिव आया नेगेटिव आया? पॉजिटिव। तो आपके पास ये जो है 3 - 8, इसको हम कहेंगे कि ये आपके पास बन जाएगा मिनिमम पॉइंट। ऑपोजिट चलता है, पॉजिटिव होगा तो ये मिनिमम बनेगा, और अगर ये नेगेटिव होगा तो ये मैक्सिमम बनेगा। अब जरा दूसरे पॉइंट को चेक कर लेते हैं जी। दूसरा पॉइंट कौन सा है जी? ये वाला, इसको भी चेक करना है मैंने। ये मैंने साथ लाइन डाल दी। यहाँ पे अब दूसरे पॉइंट की बारी आ जाएगी। दूसरा पॉइंट कौन सा है? ये मैंने सपोज करें कि ब्लू कलर के साथ, बल्कि ऑरेंज, ऑरेंज तो पहले से ब्लू कलर के साथ करते हैं। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 और आपके पास 8/3। आपने सिर्फ इसका एक्स कोऑर्डिनेट चूज करना है। d/y/dx² तो है ही है आपके पास। यहां पर आपने एक्स कोऑर्डिनेट पुट कर दीजिएगा, 2 टाइम्स -1 -2। बताएं जी क्या आंसर आएगा आपके पास? -2 और -2 मिलके बन जाएंगे आपके पास -4। ये तो नेगेटिव हो जाएगा, और जब आपके पास कोई नेगेटिव आंसर आएगा तो वो स्टेशनरी पॉइंट आपके पास बन जाएगा मैक्सिमम। मैक्सिमम। नहीं तो सर पहला जो क्वेश्चन था उसके अंदर तो हमने वैल्यूज नहीं पुट की थी। वह उसमें एक्स था कोई नहीं ना, बाई चांस उसमें एक्स था नहीं। अगर एक्स होता तो हम उसकी वैल्यू पुट कर देते। उसमें तो आंसर आपके पास यानी एक ही आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था, इसलिए अच्छा, उसमें अगर आपने। खाली नंबर हो तो फिर एक्स को ज़रूरत नहीं पड़ती है एक्स वैल्यू पुट करने की। हाँ, फिर वो आप उस नंबर को देख लेना। अगर वो नंबर पॉजिटिव है, -3 है, -2 है, -1 है, तो वो मिनिमम मैक्सिमम हो जाएगा। अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो वो मिनिमम हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अब जरा मैं आपके पास एक पेपर शेयर करता हूँ, ठीक है? और ये आपके पास सिलेबस तकरीबन इसका ख़त्म हो गया, लेकिन एक जो टॉपिक है इंटीग्रेशन का, वो मैं इंशाल्लाह कल करूँगा। और फिर देखते हैं कि आपके पास क्या क्या टॉपिक्स रह जाएंगे। ज़रा मैं आपसे ये आप ही का पेपर एक शेयर करता हूँ और देखता हूँ कि क्या है, ठीक है? 10 2 मिनट ज़रा आपने होल्ड करना है, मैं देखूँ पेपर कहाँ पे पड़ा हुआ है। पेपर मैंने ढूंढ लिया है, और इस पेपर को ज़रा मैं देखता हूँ कि कैसे इसको देखना है। जो जो चीज़ आपको समझ आ गई, वेल एंड गुड। अब मैं ज़रा शेयर करने लगूँ आपके साथ। ये मेरे पास जो पेपर है, ये ज़रा देखिएगा किस ईयर का है। अभी आपको शेयर हो जाएगा जी। शेयर हो गया बेटा पेपर, आपके सबको नज़र आ रहा है? यस सर। अब ये देखिए मेरे पास लेटेस्ट पेपर है। ये कब का जी? वेनसडे 15 मई 2024 का ये पेपर है। यूनिट P1 है जी। अब इसमें सिर्फ नोटेशन में थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है, कि जो नोटेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। बाकी घबराना नहीं है आपने। जैसे ये देखें पहला क्वेश्चन है, अब आपने किया होगा, लेकिन नोटेशन का फर्क थोड़ा सा पड़ सकता है। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि मुझे नजर आ जाए। इसको मैं एक ही सिंगल पेज भी कर लेता हूँ। ये आगे ठीक है जी। हाँ सर। जी बेटा। ये जो सर नेम फॉर नेम है इसका क्या वो है, कहाँ क्या लिखना है? वो मैं आपको सारे आपकी जब स्टेटमेंट ऑफ एंट्री ले ली आप लोगों ने कि नहीं ली? नहीं सर अभी तक तो हाँ, बताया ही उस नहीं पर उसका। सारी इंफॉर्मेशन लिखी होगी। अच्छा अच्छा। ठीक है, ये सारा आपने उसी तरह फिल करना होगा। ये मेरे पास लेटेस्ट पेपर है। ये मुझे मुझे मैं मामला ने सेंड किया था। मैं आपके साथ भी शेयर कर लूंगा। ये देखें,
मई आपके पास 15 का है, 2024 का है। और इसमें सारी इंफॉर्मेशन लिखी है, आप क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेटर अलाउ है नहीं है, आपके पास क्या है। एंड दोनों पेपर्स में आपके लिए कैलकुलेटर अलाउ होता है। चलिए जी, पहला क्वेश्चन जरा देखते हैं। अब ये जरा ध्यान से बात सुननी है आपने। द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, सीक्वेंस का मतलब है एपीजीपी की बात करेगा। nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, ठीक है जी, इस, ये आपके पास गिवन है। अब आपको सोच के मुझे बताना है, ये आपके पास गिवन है। द फोर्थ टर्म x4 आपके पास 30 है, और इसकी x1 आपने ढूंढ के लेके आनी है। अब आपने सिर्फ सर ध्यान से ये रखना है कि x4 आपके पास गिवन है, ठीक है। x4 आपके पास कैसे बनेगी, यहां से x4 बनेगी कैसे। तो यहां पर आपने x4 की जगह आपने 30 लिखना है। तो देखें आपके पास क्या चीज बनती है। x4 आपके पास कितनी है, 30। आप इस फॉर्मूले में क्या पुट करें कि आपके पास जो है वो नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म आती जाए। अब जब यहाँ पे देखना है, n+1 है, ये कंजेकेटिव टर्म्स हैं। यानी अगर ये आपके पास x4 है तो x5 बन जाएगी, x5 है तो x6 बन जाएगी, x6 है तो x7 बन जाएगी। x4 तो ऑलरेडी आपके पास सर ये ये, एन क्या पावर है? एन आपके पास बेसिस हैं और ये टर्म बनती है। जैसे आपके पास x1 है ना, ये फर्स्ट टर्म बन जाएगी। x2 है ना, ये सेकंड टर्म बन जाएगी। x3 है ना, थर्ड टर्म बन जाएगी। x4 है ना, फोर्थ टर्म बन जाएगी। x5 है ना, फाइव टर्म बन जाएगी। इस तरह से ये टर्म बनती जाएंगी आपके पास, ठीक है। अब जरा सोच के बताओ कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है। तो अगर आपसे यानी ये नेक्स्ट टर्म है और ये प्रीवियस टर्म है, ये क्या है, n+1 का मतलब नेक्स्ट टर्म, यानी नेक्स्ट टर्म का क्या मतलब है, x4 का पता है। तो इसका मतलब है x4 इज इक्वल टू हो जाएगी उससे एक कम x3+5। बात समझ आ गई। x4 कैसे बनेगी, ये नेक्स्ट, अगर आप सपोज करें x3 बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनेगी, x3 से एक पहले क्या हो जाएगा, x2+5। x2 बनाना चाहते हैं तो वो क्या बनेगा, x1+5। ये फॉर्मूला उन्होंने दे दिया हुआ है कि किसी भी टर्म को अगर बनाना हो तो ये कंजेकेटिव टर्म्स हैं। तो जल्दी से सोच के बताओ, टाइम मेरे पास कम है, 2 मिनट है। x4 आपके पास 30 है, यहां पर मैं 30 पुट करूंगा तो मेरे पास x3 क्या बनेगी, 30 पुट करूंगा यहां पर तो x3 क्या बनेगी, जल्दी से बताओ। देखो जरा, मैं पुट करने लगूंगा और फिर मुझे बताना आपने। यहां पर x4 की जगह मैंने पुट कर दिया 30, x3 मुझे ढूंढ के लेके आनी है, +5। तो बताओ ये 5 तो जाके तो क्या बन जाएगा, 30 - 5 इज इक्वल टू दी x3। तो x3 कितनी बन जाएगी, 25। ये तो कितना आसान सा काम है कि आपने जो टर्म ढूंढनी है उसमें से 5 आपने माइनस कर देना है। अब जरा सोच के बताओ, x3 तो 25 है, x2 क्या मिलेगी आपको। 20 होगी, फिर x1 15 होगी। तो जरा देखें आपके पास यहाँ पे 15 नजर आ रहा है सर आंसर्स में, थर्ड। ये नजर आ रहा है जी, इतनी सी बात है। सीक्वेंस को देखना है कि आपके पास क्या टर्म लिखी हुई है। ये बात सबको समझ आ गई है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नो सर। यानी आपने देखना है कि सीक्वेंस में क्या है, जो वो देगा उसको आपने सॉल्व करना शुरू कर देना है। अब जब सेकंड देखो, बस 1 मिनट रह गया, अभी आपको रीज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं आज ये पेपर करवाऊंगा आपको, थोड़ा सा पेपर कराऊंगा। और अब नेक्स्ट तरफ देखो बेटा, बल्कि पहले रीज्वाइन कर लो, मैं इसको रीज्वाइन करता हूँ और फिर आपने के पास आता हूँ। ओके सर। ठीक है, जस्ट मैं रीज्वाइन कर रहा हूँ।